बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अली अमीन गंडापुर की, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क्या छुट्टी होना तय हो गया है। अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ किया है उसके नतीजे में अब उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा। जिस तरह से सिस्टम चलता है, सिस्टम उस तरह से रिएक्ट करेगा। ये एक बहुत बड़े सवाल की शक्ल में सूरत हाल हमारे सामने है। इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, बजट में इसको क्या मिला है, इनके लिए बजट में क्या इजाफा है, इसकी बात करेंगे। पाकिस्तान की काबीना के लिए बजट में क्या इजाफा है, इसकी बात करेंगे। ऐवान सदर जहां आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वहां क्या हुआ है, दौरे, बागात, डिस्पेंसरी, बाकी चीजें, इनके लिए क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब, उनके दफ्तर को बजट में क्या मिला है, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। मुझे और आपको क्या मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि किस तरह से टाइट किया गया है, स्क्रू अप किया गया है सबको। इसकी डिटेल्स आगे भी आएंगी, मजीद आ रही हैं। बजट एक लंबा डॉक्यूमेंट है, कमोबेश 400 पेजेस का। वो डॉक्यूमेंट जिस तरह से हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता अपनी परतें खोल रहा है, बताते रहेंगे आपको। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। अब सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि बजट में ये जो हमारी अदालत उज़्मा है, इसके लिए क्या रखा गया है। इस बजट 2025-2026 के डॉक्यूमेंट में हमें क्या पता चलता है। देखिए, माली साल 2025-2026 के लिए सुप्रीम कोर्ट के अखराजात के लिए रखे गए हैं 6 अरब 64 करोड़ रुपए। अदालत उज़्मा की मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस पर 3 अरब 26 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जब इसकी तफसीलात बताई हैं तो उनका यह कहना है कि अफसर, उनकी तनख्वाहों के लिए 54 करोड़, दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जो एसेट्स खरीदे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, 42 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं 45 करोड़ रुपए। अदालत उज़्मा के जो मुलाजमीन हैं, उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले फवाइद की मद में 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया है। जबकि ग्रांट्स, सब्सिडीज और कर्जा जात की मुआफी की मद में 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हमने बजट में कर्जा जात की मुआफी की मद में पैसे रख दिए हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तनख्वाहें वगैरह बढ़ाई गई, जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो हमारे सामने तमाम तफसीलात आई। तब एक जगह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए बिला सूद कर्जा होता है, बगैर सूद के कर्जा, यानी जितना आपने लिया है उतना आपको वापस करना है। यह सहूलत किसी और को मयस्सर नहीं होती। और कर्जजात की मुआफी की मद आपके सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1 अरब 3 करोड़ रुपए रखा गया है। अब बात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके इजलास का बड़ा शोर होता है कि इसमें हुकूमत के इतने, ऑपोजिशन के इतने, उसके बाद लॉ बॉडीज से कितने, यानी सुप्रीम कोर्ट से कितने अरकान, फिर उसके बाद सीनियर वकला वगैरह, तो वो जो हुकूमत लेकर आती है वो कितने, और किस तरह से जुडिशल कमीशन बनेगा जो जज साहिबान को लाएगा। उनके लिए बजट में रखे गए हैं 50 करोड़ और जुडिशल कमीशन की तनख्वाहों की मद में 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, चाय बिस्किट वगैरह, समोसे वगैरह, इसके लिए, और तहाइफ की मद में, ये तहाइफ भी दे सकते हैं और तहाइफ खुद दें, तो रिपोर्टिंग के मुताबिक 50 लाख रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। अब बात हमारी काबीना की। हमारी जो काबीना है, फेडरल कैबिनेट, इसके जारी अखराजात, इसके लिए हमें क्या पता चल रहा है, बजट में क्या रखा गया है। ये रखे गए हैं तनख्वाहों और मुराद के लिए 35 करोड़ 18 लाख पहले थे, अब की बार 68 करोड़ 87 लाख, तकरीबन दुगने। विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों के लिए 50 करोड़ 54 लाख रुपए, जबकि वजीर आजम के मुशीरों के लिए 6 करोड़ 31 लाख और मुआविनीन खुसूसी के लिए 11 करोड़ 34 लाख रुपए रखे गए हैं। काबीना डिवीजन का मजमूई बजट है 3 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए। काबीना डिवीजन का मजमूई बजट था 3 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए, अब यह हो गया है 4 अरब 21 करोड़ 59 लाख रुपए। अरकान असेंबली की जो बजट में तनख्वाहों में इजाफा है
2 अरब से बढ़ाकर इसे कर दिया गया है 5 अरब 8 करोड़ 52 लाख रुपए। वजारत कानून और इंसाफ के लिए बजट में रखे गए हैं 55% इजाफी पैसे। वजारत कानून के लिए 191 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। साल 2025-2026 के लिए वजारत कानून के लिए 191 करोड़ 24 लाख रुपए। अदालती इमारतों की तामीर पर इसमें 157 करोड़ खर्च होंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 20 करोड़ 48 लाख रुपए रखे गए हैं। अदालतों की मरम्मत पर, मरम्मत वैसे साहिल की होती है, अदालतों की मरम्मत पर 84 लाख, अलाउंसेस की मद में 47 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेनेट अराकीन, इनकी तनख्वाहों के लिए बजट में जो इजाफा है, ये बजट में 1 अरब 6 करोड़ 38 लाख रुपए रखे गए हैं। पिछले साल ये थे 56 करोड़ 56 लाख। अब ये तकरीबन दुगने हो गए हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और उनके स्टाफ के लिए 18 करोड़ 96 लाख रुपए रखे गए हैं। और कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, इनके लिए बजट में 8 करोड़ 59 लाख रुपए पहले रखे जाते थे, अब रखे गए हैं 10 करोड़ 12 लाख रुपए। ये हमारी काबीना का, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ये बजट है। फिर इसके बाद आप देखिए ऐवान सदर, जहां आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वहां बजट में क्या रखा गया है ये मैं आपको बता दूं। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बजट में, ऐवान सदर के लिए माफ कीजिएगा, रखा गया है जाती खराजात सदर मुमलिकत के 12 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 करोड़ 27 लाख रुपए ये बजट में रखे गए हैं। और दौरे सदर मुमलिकत के जो दौरे हैं उनमें नुमाया इजाफा किया गया। पिछले बजट में यह रकम थी 2 करोड़ 90 लाख रुपए, अब यह रकम है 5 करोड़ 10 लाख रुपए, तो डबल से ज्यादा कर दी गई है यह रकम। सदारती डिस्पेंसरी, इसकी मद में पहले रखे गए थे 6 करोड़ रुपए, अब रखे गए हैं 7 करोड़ 80 लाख रुपए। ऐवान सदर के बागीचे, इसके लिए पिछले बजट में थे 6 करोड़ रुपए, अब 10 करोड़ 51 लाख रुपए रखे गए हैं, तो ये भी तकरीबन डबल कर दिया गया है ऐवान सदर के लिए। इसके बाद आ जाइए वजीर आजम का दफ्तर, वजीर आजम के दफ्तर के लिए क्या रखा गया है, वजीर आजम हाउस के लिए क्या रखा गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। विफाकी बजट में शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश और अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ कर दिए गए हैं। आप एक गरीब मुल्क के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, और अब यहां कौमी असेंबली में जो बजट पेश किया गया है उसके मुताबिक वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए आपने सुन लिया पहले ही 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम के बैरून मुल्क दौरों के लिए रखे गए हैं 60 लाख रुपए। और वजीर आजम साहब अगर किसी को चैरिटी में चंदा देना चाहेंगे तो वो भी रखे गए हैं 42 लाख रुपए। वजीर आजम साहब जो है वो जेब से नहीं देंगे, यहां से देंगे। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं तनख्वाह नहीं लेता। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं आप खजाने पर इतना बड़ा बोझ हैं, जब आप यहां पर हैं तो आप खजाने पर इतना बड़ा बोझ हैं, तनख्वाह आप नहीं लेते। इससे कौन इनकार कर रहा है। विफाकी वज़राए मुमलिकत बजट में पहले रखे गए थे 27 करोड़, अब की बार है 50 करोड़ 54 लाख, ये डबल से कुछ कम है। वज़ीर आज़म के मुशीरान के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या रखा गया है। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं इस बजट में, और आम आदमी को ये लोग कहते हैं हमने दिया है बहुत बड़ा रिलीफ। और अभी जो आप पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी, बाकी चीजों पर जो आप टैक्स लगा रहे हैं, उससे एक आम आदमी के साथ जो होगा और जो सारा साल बिजली के बिलों की शक्ल में होगा, उससे एक आम आदमी को लग बता जाएगा। ये बातें कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये ढकोसला है। कोई भी हुकूमत हो वो यही करती है, जो अवाम दोस्त बजट का दावा है वो ढकोसला है। लेकिन हमने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो देखा था, उसको अगर आप सामने रखें तो इस तरह के इजाफे नहीं किए गए थे, बल्कि वज़रा ने खुद ये सरेंडर किया था कि हमारी तनख्वाहों में इतनी कमी कर दो। ये उस वक्त दिफाई अखराजात में भी होता कि तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी और कहा गया था ठीक है ऑस्टेरिटी मेजर्स पे काम कर रहे हैं। और अब आप देख लें ये हुकूमत किस तरह से खर्चे कर रही है। आपके सामने तमाम तर तफसीलात इस हुकूमत की हैं। इन अहम दफातर के नंबर्स के बाद अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है। अलीमा खान साहिबा ने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये जो लोग आते हैं, हमारी अपनी जमात की भी लोग जो आके कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से खुशखबरी देने जा रहे हैं, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं अब कोई करेगा
تو میں نام لے کر اس کے بارے میں بتاؤں گی. دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ستمبر سے پہلے کوئی سماعت نہیں ملے گی اور یہ عمران خان کو سسٹم رہا نہیں کرنا چاہتا, اس لیے یہ کیا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیے. عمران خان ستمبر سے پہلے اس کا کیس نہیں سنا جائے گا کیونکہ یہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئندہ اگر کسی نے آ کے کہا, میں نام لے کر بتاؤں گی, کسی نے کہا خوشخبری سنانے لگے عمران خان کی رہائی کی, یہ جان کے سنائی جا رہی ہے, یہ جان کے تماشا لگا رہے ہیں عمران خان کا. ہمارا اب یہ موڈ نہیں ہے جیلوں میں ڈالنے, ہم جیلوں میں جانے کو تیار ہیں. اب بات علی امین گنڈاپور کی, جنہوں نے منظر نامہ بدل کے رکھ دیا ہے, جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ کیا گنڈاپور کی چھٹی ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ٹیلی ویژن پر سوشل میڈیا پر لانے والے صحافی ہیں, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب کچھ کریں گے, یعنی جاوید چودھری صاحب نے, منیب فاروق صاحب نے, کچھ دیگر لوگوں نے کہا تھا کہ اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب کچھ کریں گے تو ان کا پتہ صاف کر دیا جائے گا. گنڈاپور صاحب نے کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, گنڈاپور صاحب آج گرج برس رہے تھے. گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ میں جو احتجاج ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے خلاف, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, اس احتجاج کے ساتھ ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کے لیے کوئی بھی احتجاج ہوگا تو اس احتجاج کی ہم حمایت کریں گے, بھرپور انداز میں ہم اس کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا پاکستان میں تو گولیاں چلا دی جاتی ہیں, امریکہ میں یہ لوگ گولیاں نہیں چلا سکتے. تو گنڈاپور صاحب یہ کریز سے باہر نکل کر شاٹس مار رہے ہیں. اور یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ہم آ رہے ہیں, اسلام آباد آئیں گے, کیسے آئیں گے, کس طرح سے آئیں گے, خندق کھودیں گے, سرنگ کھودیں گے اور کیا کیا کریں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پلان میں اسلام آباد نہیں ہے, ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے, یہ وہاں پر بتایا. گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں آر یا پار, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے آئیں گے اس میں تیاری ہوگی. پچھلی بار ہمیں گولیاں ماری گئی تھی, اب کی بار ہم گولی چلانے کی تیاری کے ساتھ آئیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان کو مائنس کرو, پی ٹی آئی کو ختم کرو, لیکن یہ ختم تو نہیں کر سکتے, ہم 78 سال سے قابض مافیا کو ختم کر دیں گے. گنڈاپور صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. تیاری کر لو, تحریک شروع کر رہے ہیں, آر یا پار. ہماری تحریک اب کی بار اس جگہ پہنچے گی. اوورسیز پاکستانی بھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں احتجاج کریں, وہ کہتے ہیں کھل کر احتجاج کریں اوورسیز پاکستانی, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور گنڈاپور صاحب نے یہ جو تمام باتیں کی ہیں, ان باتوں میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے پیغام دیا ہے اور احتجاج کی بھرپور تیاری کی علی امین گنڈاپور نے بات کی ہے. کیا یہ ہو پائے گا؟ علی امین گنڈاپور کیا یہ سب کچھ کر پائیں گے, یا اب کی بار بھی ٹھیک ٹھاک ہائپ دیں گے؟ پچھلی بار بھی دی گئی تھی. اور آخر میں گنڈاپور صاحب کے کمپرومائز ہونے کی خبریں ہمارے سامنے آئی تھی. اب کی بار کیا کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب؟ کیونکہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو قوت نافذہ ہے یہ گنڈاپور صاحب کو پھر چلنے نہیں دے گی, ان کا پتہ صاف کیا جائے گا. بعض صحافی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے, جی ایچ کیو حملہ کے اس کے فیصلے ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف والے دھڑا دھڑ نااہل ہوں گے, ان کی سیٹوں پر ہوں گے انتخابات, ان انتخابات میں باقی جماعتیں جیتیں گی, اللہ اللہ خیر صلاح, معاملہ ختم. کیا معاملہ ختم؟ تو ٹو ارلی ٹو کال. اچھا, پھر اس کے بعد احتجاج اور زیادہ بڑا ہوگا اور برا ہوگا. تو ابھی بھی احتجاج ٹھیک ٹھاک کرنے کا پلان ہے, شہر شہر جیم کرنے کا بظاہر پلان ہے, اور اس شہر شہر جیم کرنے کے پلان میں پاکستان تحریک انصاف سسٹم کو مفلوج کر کے مذاکرات پر لانا چاہتی ہے, بات کرنا چاہتی ہے, عدالتوں کو آزاد کرنا چاہتی ہے, جو ظاہر ہے کہ لمبی تاریخیں اور عمران خان صاحب کے معاملات سنے ہی نہ جائیں یہاں تک آ چکی ہیں. یعنی آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ سلمان صفدر صاحب, عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم اور عمران خان صاحب کے مقدمات, وہاں اتنی طاقت, اتنی تیاری موجود ہے کہ یہ سسٹم اپنی تمام تر طاقت کے باوجود نہیں روک پائے گا, اس لیے سنو ہی نہیں. یہ آپ کو اس وقت تیاری نظر آ رہی ہے. یہ جو گنڈاپور صاحب کی باتیں ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے 14 جون کا احتجاج ہو یا دیگر احتجاج, ان کے حوالے سے اگر آپ ان باتوں کو سامنے رکھیں, علیمہ خان صاحبہ کی باتوں کو سامنے رکھیں, جن سے سوال ہوا کہ آرمی چیف صاحب کے خلاف احتجاج کیسے ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, احتجاج تو کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے, احتجاج کی اجازت تو آئین میں ہے, پاکستان کے قانون میں ہے. تو اب یہاں سے آگے کیا؟
सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मुशावरत नहीं हुई, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं वो पीटीआई का एहतजाज नहीं है। पीटीआई तो तैयारी करके बैठी हुई है इस एहतजाज को मुकम्मल तौर पर हाइप देने के लिए। सोशल मीडिया पर पीटीआई इसको मुकम्मल हाइप देने के लिए ऑन करके बैठी हुई है। तो जो जेल से बाहर चेयरमैन है वो कुछ मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, बट मैंने आपसे पहले भी कहा था उन पे कितना बर्डन डालना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। तो वो एहतजाज सोशल मीडिया की ताकत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ऑन करती है, उसके पीछे खड़ी हुई है। इन चीजों के नताइज क्या होंगे, और अब जबकि इमरान खान साहब के मामलात को 1 जुलाई तक या 26 जून तक या लाहौर हाई कोर्ट में भी हमारे सामने आएगा कि अगली तारीख क्या आती है, इस तरह से लटकाना मकसद है। तो इन चीजों के मजीद नताइज हमारे सामने आएंगे जब ये लोग जाएंगे कल या फिर उसके बाद अगले मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। तो फिर देखेंगे हम क्या होता है, क्योंकि अडियाला जेल में जो सहाफियों से गुफ्तगू है, जो अदालत में से निकल कर आने वाली चीजें हैं, उनका रास्ता तो सिस्टम ने बंद कर दिया है। सिस्टम इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में दोबारा डालने की तैयारी कर चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।